हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये क्लास 9 सीबीएसई हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो इससे पहले की वीडियो में हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। उसमें हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर कैसे हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या क्या देश पर प्रभाव पड़ा इसका, और ये किस किस रीज़न से हुई थी। तो ये सब हमने उसमें देखा है। ठीक है, अगर आपको जानना है तो आप चैनल पर जाकर लिंक को सर्च कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इससे पहले चैनल पर कोई भी बच्चा अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो चलिए अब हम इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, इस वॉर के क्या क्या इफेक्ट हुए थे। तो इसको शुरू करेंगे। द वॉर हैड अ डिवेस्टिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। तो जब ये वॉर हुई थी ना, तो इसने क्या कहा था, इसने एक डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट डाला था पूरे यूरोप पर, एंटायर कॉन्टिनेंट यानी कि पूरे यूरोप पर जो है इसने एक डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट डाला था, साइकोलॉजिकली भी और फाइनेंशियली। साइकोलॉजी मतलब लोग जो है मेंटली बहुत इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे, उनको जो है बहुत ज़्यादा वो मतलब उनको जान माल का नुकसान उठाना पड़ा था, उनके शरीर सबके बेकार हो गए थे, युद्ध वगैरह हुआ था, वॉर हुआ था ना, तो इसमें तो परेशानी होगी। तो साइकोलॉजिकली जो थे वहाँ के लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, एंड फाइनेंशियली भी क्या था, उसमें जो आर्थिक स्थिति थी ना वहाँ की, वो भी बहुत ज़्यादा खराब हुई, क्योंकि इस वॉर में ना पैसा बहुत खर्च हुआ था। तो फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेप्टर्स। तो क्या था, पहले जो यूरोप था ना, तो वो पहले दूसरों को पैसा देता था उधार। तो बाद में क्या होता है, जब इस वॉर के बाद क्या हुआ, यूरोप जो है मतलब पैसा उधार देने वाले से पैसा लेने वाला बन गया, उसको फिर उधार लेना पड़ रहा था। वो ऐसी स्थिति आ गई थी, यूरोप की बहुत गंदी स्थिति आ गई थी उस समय में। ओके, अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वियमार रिपब्लिक वॉज बींग मेड टू पे फॉर द साइन ऑफ द ओल्ड एम्पायर। ओल्ड एम्पायर मतलब जो पुराना पुराना जो उनका साम्राज्य था ना, पुराना साइंस मीन्स उसके पाप, पुराने साम्राज्य के पाप को धोने के लिए दुर्भाग्य से क्या हुआ, साइंस में होता है पाप, तो पुराने साम्राज्य के पाप को धोने के लिए दुर्भाग्य से क्या हुआ, जो सब कुछ जो है व्यामार रिपब्लिक को ही सब कुछ चुकाना पड़ा, क्योंकि कर्जा इतना ज़्यादा हो गया था। तो वो कैसे सब कुछ करते, तो व्यामार रिपब्लिक को ही इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ा। The republic carried the burden of war, guilt, and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation. Those who supported the Weimar Republic, mainly socialists, Catholics, and Democrats, become easy target of attack in the conservative nationalist circles. ओके, तो ठीक है, इसमें यह है कि द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर। अब जो ये व्यामार रिपब्लिक थी, इस पर जो है बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया था, ये इस बोझ को नहीं सह पा रही थी। तो क्या था कि उनको ये कहा गया था कि तुम्हें भाई अब इसका जो खामियाजा है तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, तुम्हें इसका जुर्माना देना होगा। तो भाई अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। लोगों ने उनसे बोला कि भाई तुम्हें अब इसका जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि अपने फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि जर्मनी को ही इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराया गया था कि तुम्हारी वजह से वर्ल्ड वॉर हुई है, तुम्हारी वजह से देश में भुखमरी और गरीबी की स्थिति बनी है। सारे देशों ने उसके ऊपर ये कहा था कि अब तुम्हें इसका जो है जुर्माना भुगतना होगा और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तो दोज हु सपोर्टेड द व्यामार रिपब्लिक मेनली तो जो लोग जो थे, जो व्यामार रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, मेनली कौन कौन से थे, उसमें सोशलिस्ट थे, कैथोलिस्ट थे, एंड डेमोक्रेट्स थे। तो सोशलिस्ट देखो, फिर मैं दोबारा बताऊंगी शॉर्ट में, ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें क्या होता है, जो रिसोर्सेज है ना, जो देश में जो रिसोर्सेज हैं, तो उस पर क्या होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। मतलब उसमें ये रहता है, सोशलिस्ट का कहना होता है कि उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो और उसका फ़ायदा मिले सबको, उस पर जो रिसोर्सेज हैं देश के, उन पर सबका हक हो, लेकिन उस पर कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का हो। सोशलिस्ट का ये कहना होता है। कैथोलिक्स जो है देखो क्रिश्चियंस लोग होते हैं, एंड डेमोक्रेट्स जो डेमोक्रेसी को चाहते हैं, जो डेमोक्रेट जिनका मतलब जो है डेमोक्रेसी से होता है, बिकम इजी टारगेट्स ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव्स नेशनलिस्ट सर्कल्स। देवर मोकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। तो इन जितने भी लोग थे, सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, एंड डेमोक्रेटिक्स, तो इन सब से क्या हुआ था, बाद में ये सब जो स्थिति बनी थी ना, नवंबर में बनी थी, ये सब कुछ जितना भी ये हाहाकार मचा था नवंबर में हुआ था। तो इन सबको जो है मोकिंगली नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाना जाने लगा। इन सबको जो किस किस को, सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, डेमोक्रेटिक्स को, इन सबको जो है नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाना जाने लगा। The mindset had a major impact on the political developments of the early 1930 as well as soon। 1930 आते आते क्या हुआ था कि लोगों का माइंडसेट इस बात के तय हो गया था कि भाई इस चीज़ का जिम्मेदार जो है वो जर्मनी ही है, इसकी वजह से देश में इतनी गंदी हालत आई है, इतना बुरा इसका जो प्रभाव हुआ था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसने एक गहरी छाप छोड़ी थी यूरोपियन सोसाइटी, यूरोपियन समाज के दिमाग में, है ना, क्योंकि बहुत गंदी स्थिति हो गई थी यूरोप की भी। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड एबव सिविलियंस। सोल्जर्स जो थे, अब देखो सोल्जर्स तो पता ही है आपको, सोल्जर्स होते हैं जो आर्मी के लोग होते हैं, और लेकिन सिविलियंस क्या होता है, सिविलियंस जो वर्ड है वो आपने मूवीज में सुना होगा, है ना। तो सोल्जर्स जो है वो सिविलियंस जो लोग होते हैं वो आर्मी के नहीं होते,
और सोल्जर्स लेकिन आर्मी के होते हैं। तो सोल्जर्स जो है इन लोगों को जो कहते हैं सिविलियंस कहते हैं, बिना आर्मी के जो लोग होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है, सोल्जर्स। तो सिविलियंस कहते थे कि सोल्जर्स ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। सोल्जर्स में बहुत आर्मी में जो बहुत ज़्यादा सोल्जर्स थे, तो सोल्जर्स ने इस वॉर में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, तो इसलिए सिविलियंस कहते थे कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, कि वो सबसे फर्स्ट नंबर पर रहेंगे। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट लेट ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन। उनका कहना था, पॉलिटिशियन जो थे, राजनीतिज्ञ और पब्लिसिस्ट लेट ग्रेट, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। वो कहते थे, वो आदमियों को कहते थे कि भाई मस्कुलिन बनो, आदमी बनो, मर्द हो मर्द बनो, मर्द को दर्द नहीं होता। इस तरीके से वो समझाते थे कि भाई एग्रेसिव बनो, कि काटो मारो कुछ भी करो, लेकिन जो है अपने देश का अच्छे से हिसाब करो। मतलब जो देश में, जर्मनी में जो इतनी गरीबी फैल गई थी ना, वर्ल्ड वॉर जो फैल गया था, यूरोप में बहुत बुरा हाल हो गया था, इस तरीके से वो कहते थे। तो क्या था, यूरोप में होता था, सॉरी, ये यूरोप के जो लोग कहते थे कि इस तरह के मर्द हो मर्द बनो, कि बिल्कुल जो है हिंसा फैलाओ जगह जगह, कि किसी का जो है किसी की बात जो है बर्दाश्त मत करो। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ द ट्रूथ। तो मीडिया जो थी, मीडिया ने ट्रेंच लाइफ को जो है बहुत बढ़ावा दिया था। अब ये ट्रेंच लाइफ क्या है, तो ट्रेंच लाइफ में क्या होता है, ट्रेंच में होता है गड्ढे। तो जैसे जब जब आपने देखा होगा बॉर्डर वगैरह जो होता है, तो बॉर्डर पे क्या होता है, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जब दो फोर्सेस आमने सामने एक दूसरे के आकर लड़ती हैं ना, तो वो बड़े बड़े ट्रेंच खोद के लड़ती हैं, मतलब गड्ढों में उनके जो सिपाही होते हैं वो बैठकर अटैक करते हैं। तो जो मीडिया ने ट्रेंच लाइफ को बहुत ज़्यादा चमक धमक में दिखा दिया था, द ट्रूथ। लेकिन सच्चाई ये, उनका कहना था मीडिया का कि ट्रेंच लाइफ बहुत बढ़िया होती है, लेकिन सच्चाई ये थी कि हाउ एवर वॉज द सोल्जर्स लिव्ड माइजरेबल लिव्स इन दिस ट्रेंच। जब ये सोल्जर्स जो थे इन गड्ढों में रहते थे ना, तो ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉप्स, तो क्या होता था, इतनी गंदी उनकी स्थिति हो जाती थी कि चूहे कीड़े मकोड़े जो है उनको खा रहे हैं। जैसे अगर कोई सोल्जर वहाँ पर मर गया है उस गड्ढे में, उसकी मौत हो गई है, तो उसकी डेड बॉडी वहीं पड़ी पड़ी सड़ती रहती थी, तो उसको चूहे कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू सब खा रहे हैं, उसको गल रही है बॉडी। दे फेस पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग एंड विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली। और क्या था, वो वहाँ पर गड्ढों में रहकर गंदी गंदी गैसों का, पॉइजनस जहरीली गैसों का सामना कर रहे हैं, और उन्हें गैंग्रीन जैसी बीमारियां भी हो रही हैं। उसमें क्या होता है, गैंग्रीन जैसी बीमारियों में उसमें क्या होता है, जैसे किसी का पैर सड़ गया है, तो पैर सड़ते सड़ते पूरा हिस्सा ही उसका सड़ जाता है, तो उसकी इतनी गंदी वहाँ पे जो है सोल्जर्स की स्थिति थी। लेकिन जो मीडिया वाले थे वो कहते थे कि ट्रेंच लाइफ बहुत अच्छी है। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फेयर वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रीव फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप दैट हैड रिसेंटली कम इनटू बीइंग। तो क्या था, तो जितना वहाँ की जो जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश भरा हुआ था, तो एग्रेसिव हो रही थी सारी जनता, मतलब हिंसक हो रही थी, तो जगह जगह ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि भाई अब देश के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। देश की जनता को मतलब और ज़्यादा एग्रेसिव बनाया जा रहा था कि भाई देश के लिए कुछ करो, कि इतनी बुरी इस देश में भुखमरी फैल रही है, इतनी गरीबी की हालत हो रही है, तो क्या करना चाहिए। तो ये प्रोपेगेंडा जगह जगह फैलाया जा रहा था। तो क्या था कि मतलब किसी ना किसी को तो अब ये डिक्टेटरशिप संभालनी ही होगी। तो हिटलर कौन था, हिटलर भी तो एक डिक्टेटर था ना। डिक्टेटर होता क्या है, तो डिक्टेटर वो व्यक्ति होता है जिसका जो सारा शासन का जो काम काज है सब कुछ उसी के हाथ में होता है, कि जो वो चाहेगा वही होगा। वो एक ऐसा बंदा होता है जो किसी कानून को नहीं मानता, वो ही खुद कानून हो जाता है, जो वो कहेगा उसका ही चलेगी, मतलब सबको उसी की माननी पड़ेगी। तो हिटलर जो था वो एक डिक्टेटर था, ठीक है। तो लोगों का कहना था कि डिक्टेटरशिप यहाँ पर होनी चाहिए। भाई लोग क्या करें, लोग इतने परेशान हो गए थे, वो भी तो एक ऐसा बंदा चाह रहे थे कि भाई कोई आए जो इस कानून को बनाए। तो डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज ऑफ इंटीरियर यूरोप। तो क्या था कि डेमोक्रेसी जो थी ना, जैसे कि आज हमारे देश में है वो पूरी दुनिया में है, जैसे कि आज हमारे देश में है पूरी दुनिया में है, तो उस समय ना किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, क्या रहेगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कि किसी की समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इन दोनों वर्डों का मतलब जो है आप लोग इसमें समझोगे, वर्ड्स का मतलब पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब आर्थिक जो है ना क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ गए थे, बहुत ज़्यादा तंगी हो गई थी देश में। तो कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। द बर्थ ऑफ द व्यमार रिपब्लिक कंसिड विद द रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टैकस लीग ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया। तो देखो जैसे कि रशिया में जब ये रिवॉल्यूशन हुआ था ना, तो ये रिवॉल्यूशन जब रशिया में हुआ था तो ये 1917 में हुआ था। कब हुआ था, ये हुआ था 1917 में। तो जब 1917 में रिवॉल्यूशन हुआ था ना, तो ये वर्ल्ड वॉर के बीच का समय था। तो क्या था वहाँ पर जब व्यमार रिपब्लिक बनी, जर्मनी में व्यमार रिपब्लिक बनी थी। व्यमार रिपब्लिक अब कौन थी, व्यमार रिपब्लिक जो थी वो जर्मनी की सरकार थी, मैंने पहले की वीडियोस में समझाया है। तो जब व्यमार रिपब्लिक बनी थी तो लोग ना सब कुछ उसी को मान रहे थे। वो लोग चाहते थे कि जैसा वहाँ पे रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ है जर्मनी में वैसा ही आंदोलन होना चाहिए जर्मनी में, क्योंकि बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो व्यमार रिपब्लिक जब बनी थी, जर्मनी की सरकार जो बनी थी, तो वहाँ पर भी वो चाहते थे कि एक ऐसी सरकार बने और दोबारा से यहाँ पर रिवॉल्यूशन हो।
तो सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टेब्लिश। सोवियट्स ऑफ वर्कर्स, सोवियट्स का मतलब हो गया एक संगठन, यानी वर्कर्स का एक संगठन, एंड सेलर्स वर एस्टेब्लिश, और जो सेलर्स थे, ओके, इन मैनी सिटीज़, ठीक है। तो जितने सेलर्स वगैरह थे ये सब जो है बहुत बड़े बड़े शहरों में सेट हो चुके थे। तो द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वॉज चार्ज विथ डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट। तो वहाँ का क्या था, जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था, जो वहाँ का राजनीतिक माहौल था, इन बर्लिन, बर्लिन कहाँ था, जर्मनी की एक जगह है, बर्लिन में जो था वो ये था कि वहाँ पर भी सोवियत स्टाइल की सरकार होनी चाहिए, सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट वहाँ पर भी होनी चाहिए। दोज अपोज टू दिस सच एज द सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक, और जो इनके अपोजिट में थे, जो ये बात नहीं मानते थे कि वहाँ पर भी सोवियत स्टाइल जैसी सरकार होनी चाहिए, तो उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक्स एंड कैथोलिक्स, ठीक है, ये अभी मैंने पहले बताया था। तो मेट इन व्यामार, तो ये सब जो लोग थे जब जाकर व्यामार में जाकर मिले, व्यामार भी एक जगह है वहाँ की, तो व्यामार में जाकर ये सब लोग मिले टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इन्होंने, और फिर वहाँ पर भी ऐसी ही सरकार एक बनाई, संगठन बनाया, मतलब वहाँ पर जाकर द व्यामार रिपब्लिक crushed the uprising with the help of a war veterans organization called Free Corps. The anguished समझ, इस स्क्रीनशॉट में धुंधला हो रहा है थोड़ा सा। स्पैटिस्लेट फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler, ठीक है। तो क्या था, एक बार दोबारा बताऊंगी, चलिए। तो जो व्यामार रिपब्लिक जब थी ना, तो इसमें जो होता है वॉर वेटरन्स, वॉर वेटरन्स, वेटरन्स क्या होता है, वेटरन्स क्या होता है, कोई ऐसा इंसान जो किसी प्रोफेशन में लंबे समय से हो, जैसे मान लीजिए अगर कोई आर्मी में है, तो लंबे समय से है, तो वो आर्मी का वेटरन हो गया, और जैसे अगर फिल्म इंडस्ट्री में है कोई, तो वो फिल्म इंडस्ट्री का फिल्म इंडस्ट्री वेटरन हो गया। तो इस तरीके से क्या कहा था, जो व्यामार रिपब्लिक के लोग थे ना, उन्होंने वॉर वेटरन्स, मतलब जो वॉर में लोग थे लंबे समय से, वॉर वेटरन्स की मदद से लोगों के माइंड जो थे वो बदल दिए, है ना। जैसे कि जो लोग चाह रहे थे ना, जो लोगों की इच्छाएं थी, जो लोग ये चाह रहे थे कि कम्युनिज्म जैसी गवर्नमेंट जो है ना देश में आ जाए, तो उनकी जो बदल दी। द यंगेस्ट स्पार्टिकल्स फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द जर्मनी, कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth बिकम इन irresponsible enemies and could not make common cause against Hitler। तो क्या था, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी एंड सोशलिस्ट जो पार्टी थी, ठीक है, तो ये क्या था, जब ये एक दूसरे के, कम्युनिस्ट पार्टी में कौन से लोग थे, रिवोल्यूशनरीज वाले, जो कि आंदोलन करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी में कौन लोग थे, रिवोल्यूशनरीज, जो आंदोलन चाहते थे, और सोशलिस्ट जो लोग थे, ये दोनों जो थे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट रहते थे। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ चल ही नहीं सकते थे, तो इसलिए हिटलर के अगेंस्ट जा नहीं रहे थे, क्योंकि हिटलर के विरुद्ध जाना नहीं चाहते थे। ये दोनों जो थे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे। एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशन, और जो मिलिट्री के जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे मिलिट्री के, तो उनके भी अपने अपने रेडिकल सॉल्यूशन थे। रेडिकल सॉल्यूशन मतलब उनका ये कहना था, रेडिकल सॉल्यूशन जैसे कि वो ये कहते थे सीधे सीधे कि मारो काटो चाहे कुछ भी करो, लेकिन अपने देश की स्थिति को सुधारो, कि इस तरीके से लोगों से दबो मत, मतलब बिल्कुल बर्दाश्त मत करो, लेकिन इसलिए उनकी जो है अपने अपने कुछ ना कुछ रेडिकल सॉल्यूशन थे। इस रेडिकल सॉल्यूशन ये होते हैं कि बिल्कुल ही अलग तरीके के, है ना, जैसे कि मारो काटो, बस अपनी बातें मनवाओ, उनकी बातें हर कोई माने। तो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वॉज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। तो जो राजनीतिक रेडिकलाइजेशन आया था ना, इसने क्या करा था, जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे 1923 में, जो देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चली गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा क्या था ना, चरम सीमा पर पहुंच गई थी। जर्मनी हैड फाउट द वॉर, देखिएगा मैं ना स्क्रीनशॉट है, तो मैं इसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं कि मैं समझ नहीं पा रही, लेकिन आप लोग प्लीज़ किताब लेकर बैठिएगा, अपनी बुक लेकर बैठिएगा, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो क्या था, जर्मनी हैड फाउट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे वॉर रिपार्टेशन ऑफ इन गोल्ड। तो जर्मनी का क्या था, जर्मनी जब लड़ाई लड़ी थी ना, तो उसने जब क्या था, उसने लोन पर लड़ाई लड़ी थी, उसने मतलब बहुत ज़्यादा उसको पैसा लोन लेना पड़ा था, उसको उधार लेना पड़ा था। एंड हैड टू पे वॉर रिपार्टेशन इन गोल्ड, और उसको बाद में क्या था, उसको ये है गोल्ड में रिपार्टेशन देना था, मतलब पैसा जो लिया था उसको जमा भी करना था। दिस डिप्लेटेड गोल्ड रिजर्व एट अ टाइम रिसोर्सेज वॉज सोर्स इन 1923। जर्मनी रिफ्यूज टू पे, क्या था, जब वो देता रहता था तो उसके जो गोल्ड के रिसोर्सेज थे वो खत्म होने लगे, जो गोल्ड मतलब रिजर्व करके रखा हुआ था जर्मनी में, तो वो खत्म होने लगा। तो 1923 में जर्मनी रिफ्यूज टू पे, जर्मनी ने मना कर दिया कि भाई अब हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, अब हम नहीं दे पाएंगे, तो उसने जो है पैसा देने को मना कर दिया। एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया, तो फ्रांस ने फिर क्या करा, फ्रांस ने जो जर्मनी का लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था ना, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, जैसे रुहुर, ये जो है एक जर्मन वर्ड है रुहुर, तो उसने क्या करा, वहाँ पर जो रुहुर को
अपने इंडस्ट्रियल एरिया जो था वो अपने अंडर में कर लिया, और वहाँ पर जो है कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था, तो उसमें वहाँ पर जो है उसने जितना भी कोयला था सब अपने अधीन कर लिया, मतलब सब अपने अंडर में कर लिया फ्रांस ने। क्योंकि जर्मनी ने कहा था कि भाई अब हम तो नहीं दे पाएंगे, हमारे जो गोल्ड के जो बड़े बड़े रिजर्व थे वो सब खत्म हो गए हैं, कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो फ्रांस ने कहा कि ठीक है तुम गोल्ड नहीं दे सकते हो, तो उन्होंने क्या कहा था, कोयला जहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है रूर में, तो उन्होंने वहाँ से जो है कोयला को सब सारा जितना भी कोयला था वो वहाँ से अपने अधीन कर लिया। जर्मनी रिटेल्ड विथ पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी, ओके, रेकलेसली। तो रेकलेसली मतलब बहुत अंधाधुंध तरीके से जर्मनी ने फिर क्या कहा, जर्मनी ने सोचा कि भाई अब तो हमारा कोयला भी ले गया, अब हमारे पास मतलब बहुत बुरी स्थिति हो गई है, गोल्ड वगैरह सब चला गया है हमारा, तो उसने क्या करा, जर्मनी ने अंधाधुंध जो है नोट छापने शुरू कर दिया, अपनी करेंसी को छापना शुरू कर दिया। विथ टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन, जब बहुत ज़्यादा नोट छपा तो सर्कुलेशन जो था वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल इन अप्रैल, द US डॉलर वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क्स इन जुलाई, 3,53,000 मार्क्स इन अगस्त, 46,21,000 मार्क्स। तो ओके, तो इसमें क्या था, देखो जब पैसा अंधाधुंध मात्रा में छपता है, जैसे अगर आप लोग बोलो कि भाई हम गरीब देश है, हमारा गरीब देश है, तो हम अपनी गरीबी दूर कर लेंगे पैसा छाप कर, तो ऐसा नहीं होता है। जितना पैसा अगर छपेगा, पैसा तो वहीं पर छपेगा ना, नोट वहीं पर ज़्यादा छापी जाएंगी जहाँ पर, तभी तो माना जाएगा जब हमारे देश में इतना ज़्यादा अमाउंट का मैन्युफैक्चर हो रहा हो, या फिर हमारे पास इतना ज़्यादा गोल्ड हो, तभी तो हम इतना सारा नोट छाप सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर जब नोट छपने लगे, अंधाधुंध छपने लगे, तो वहाँ पर महंगाई बढ़ने लगी, क्योंकि वहाँ पर जो पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं रही, वहाँ का जो करेंसी थी ना मार्क, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रही वहाँ पर। वो मार्क जो था US डॉलर के जो है 24,000 के बराबर आ गया, मान कि $1 इक्वल टू हो गया 24,000 मार्क। तो मार्क्स देखिएगा, ये जर्मन की करेंसी है वहाँ की, है ना, तो उसका बराबर आ गया वो, तो $1 इक्वल टू हो गया 24,000 मार्क्स। जैसे कि मान लीजिए अब जो है इंडिया में हम जो मानेंगे कि $1 बराबर है कितने, 70-75 रुपये के बराबर है, तो अगर इस टाइम के हिसाब से माने ना, तो $1 इक्वल टू था 24,000 मार्क के। तो ये स्थिति बिगड़ती चली गई, जुलाई में ये 3,53,000 तक पहुंच गया मार्क्स पे, और अगस्त में ये 46,021 लाख मार्क्स तक पहुंच गया। ठीक है, ओके। और दिसंबर में फिर क्या हुआ, दिसंबर में ये पहुंच गया 9,88,60,000 मार्क्स। मतलब दिसंबर आते आते बहुत बुरी स्थिति हो गई। द फिगर हैड रन इनटू द ट्रिलियंस, और जो फिगर थी ये बिल्कुल खराब हो गई, और ये जो मतलब जो है $1 जो है ट्रिलियंस के बराबर हो गया, अरबों खरबों तक स्थिति खराब चली गई। एज द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलेप्स्ड, प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड, और जैसे जैसे इस मार्क की वैल्यू गिरी और जो सामान के जो प्राइसेस थे वो बढ़ने लगे, क्योंकि भाई देखो पैसा जब ज़्यादा बन रहा है, पैसा इतना बुरी तरीके से छप रहा है, तो महंगाई तो अपने आप ही बढ़ेगी ना, तो सामान के जो प्राइसेस थे वो बढ़ने लगी। द इमेज ऑफ जर्मन्स कैरिंग कैटलॉग्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड वॉज वाइडली पब्लिश्ड, इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। तो क्या था, तो क्या था कि अगर जैसे उन लोगों को ना एक टुकड़ा ब्रेड का भी लेने जाना पड़ता, तो वो गाड़ी भर भर के नोट लेकर जाते थे, मतलब इतनी महंगाई वहाँ पर बढ़ गई थी। और तो जब वहाँ पर महंगाई बढ़ने लगी, तो सारे देश को लगा, भाई सब देशों ने उसके साथ सिंपैथी जताई कि भाई हाँ ये तो बहुत ही बुरी स्थिति हो रही है। द क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेक्शन, और जो ये क्राइसिस फैले कि जगह जगह ये जो फैल रहा था ना क्राइसिस, तो ये क्राइसिस जो थे हाइपर इन्फ्लेक्शन के नाम से जाने लगे। यानी इन्फ्लेशन मीन्स होता है महंगाई, और हाइपर मीन्स बहुत चरम सीमा की महंगाई। तो जो ये क्राइसिस थे ना, ये हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जाने लगी। अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फेमोकली हाई, तो हाइपर इन्फ्लेशन इसको कहते हैं, जो कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो है सामान के रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई पहुंच जाते हैं। ठीक है, ओके। Eventually, the Americans invented and bailed Germany out the crisis by introducing the Dawes Plan, which reworked the terms of reparation to ease the financial burden on Germans। तो फिर क्या था, अमेरिकन ने फिर एक बेल आउट जो है वो साइन करा, उसमें जर्मनी को दिया गया, जर्मनी को इस खतरे से बाहर निकालने की। जर्मनी में जो इतनी गंदी स्थिति फैल रही थी, भुखमरी जो फैल रही थी ना, हाइपर इन्फ्लेशन फैल रहा था, महंगाई बहुत बढ़ रही थी, सामानों के दाम जो महंगे बढ़ गए थे, लोगों को कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, लोगों को पीने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा महंगा हो गया था। तो अमेरिका ने एक बेल आउट साइन करवाया, US ने करवाया। उसमें क्या था, उसमें ये करा गया कि भाई हाँ तुम अपनी इंडस्ट्रीज़ पर ध्यान दो। अभी जो तुमने पैसा हम पे लोन पर लिया, लोन पर उसको कुछ पैसा दिया गया, शॉर्ट टर्म लोन दिया गया जर्मनी को, कि शॉर्ट टर्म लोन में तुम अपना काम चला लो, और जितनी भी तुम्हारी इंडस्ट्रीज हैं उन पर ध्यान दो, और ये वाला जो पैसा हम बाद में ले लेंगे। ठीक है, तो जर्मनी को इस भूखमरी से बचाने के लिए US ने ये सब किया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का साल, ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है जिसमें मेंटली पीस चली जाती है, वो नहीं है ये। डिप्रेशन यानी मंदी का समय।
तो देखा जाए तो मतलब कितना मंदी का समय आ गया था। कौन सा साल था ये? द ईयर्स बिटवीन 1924 एंड 1928 सॉ सम स्टेबिलिटी। क्या हुआ था 1924 से 1928 के बीच में कुछ स्टेबिलिटी आई। मतलब जैसे जर्मनी में बहुत ज़्यादा भुखमरी फैल रही थी, तो क्या था, तो 1929 में ना यूएस ने उसको, यूएस में भी बहुत बुरी तरीके से भुखमरी फैल रही थी। 1924 से 1928 का समय जो था बहुत अच्छा चलता रहा था, मतलब सब कुछ सही हो गया था, क्योंकि ये बेल आउट जो है साइन करा गया था कि जर्मनी के लिए थोड़ा सा शॉर्ट टर्म उसको लोन भी दिया गया था। लेकिन 1929 में क्या था, यूएस में भी बहुत बुरी तरीके से भुखमरी फैल गई थी उसमें। और जब यूएस में फैल रही थी तो इंडिया में तो फैल नहीं थी, है ना। इतने बड़े देश यूएस में जब ऐसा हो रहा है तो पूरी दुनिया में ही भुखमरी फैली थी, बहुत बुरा हाल हो गया था उस टाइम पर। ठीक है, तो क्या था, 1924 से 1928 के बीच का समय था। 1923 में जो था जर्मनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तब ये बेल आउट साइन हुआ था, है ना। तो अब आगे देखेंगे। येट दिस वॉज बुल्ट ऑन सैंड। लेकिन क्या था, मतलब यूएस ने मदद तो की थी जर्मनी की, लेकिन क्या था, ये सब बिल्कुल ऐसा था जैसे रेत के टीले पर घर बनाना बोलते हैं, मतलब कहावत की उसमें दे रखा है, येट दिस वॉज बुल्ट ऑन सैंड, क्योंकि रेत का टीला तो भाई एकदम से ढह जाता है। तो थोड़े दिनों में स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएसए। तो बड़े बड़े देशों ने उसको लोन दिया, जर्मनी को शॉर्ट टर्म्स लोन दिया, इन्वेस्टमेंट जितने भी थे, इंडस्ट्रियल रिकवरी सब उस पर डिपेंड थी। तो दिस सपोर्ट वॉज विदड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। तो क्या हुआ था, ये सपोर्ट जब टूट गया, जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज बहुत ज़्यादा गिर गया। अब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? वॉल स्ट्रीट जो है यूएसए में एक जगह है, जैसे अपने यहाँ होता है ना इंडिया में निफ्टी और सेंसेक्स शेयर मार्केट होता है, तो ऐसे ही इनके यहाँ होता है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। तो ये स्थिति जब बहुत ज़्यादा खराब हो गई, जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज एकदम से गिर गया, तो क्या था, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आने लगी। 1929 में ऐसा हुआ। तो फियरिंग अ फॉल इन प्राइसेस, सामान पता क्या, इसकी जब शेयरिंग मार्केट के रेट बहुत ज़्यादा गिर गए, तो पीपल मेड जो है फ्रेंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स। तो लोगों ने क्या करा, जल्दी जल्दी अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। तो एक ऐसा दिन आया 24 अक्टूबर को जब 13 मिलियन शेयर जो थे एक दिन में ही बेचे गए। ऐसा एक दिन आया जब 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर जो है एक दिन में बेचे गए। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और ये समय वो था जब एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का स्टार्टिंग हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा देश पर मंदी आ रही थी, मंदी का समय चल रहा था। ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, और अगले 3 सालों में, बिटवीन 1929 एंड 1932, 1929 से लेकर 1932 तक, द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाई हाफ। और जो यूएसए की जो नेशनल इनकम थी ना, वो बिल्कुल आधी रह गई। मान लीजिए अगर जैसे 1 करोड़ थी तो वो 50 लाख रह गई, अगर 50 लाख थी तो 25 लाख रह गई। इस तरीके से उनकी जो नेशनल इनकम थी वो कम होती चली गई। फैक्ट्री शटडाउन, जितनी फैक्ट्रीज थी यूएसए की वो बंद हो गई। एक्सपोर्ट्स फेल, और बाहर को जो सामान जाता था वहाँ से वो भी फेल हो गया, क्योंकि सामान जब इतना बन ही नहीं रहा तो बाहर जाएगा कैसे। फार्मर्स वर बैडली हिट, किसान जो थे वो बुरी तरीके से मारे गए। ओके। और लोगों ने क्या करा था, स्पेकुलेटर्स विड्रू देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। लोगों ने क्या करा कि लोगों ने अपना शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा लगा रखा था, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए पैसा लगा था, वो लोगों ने उन कंपनियों से सारा वापस लेना शुरू कर दिया। तो द इफेक्ट्स ऑफ द रिसेशन ऑफ द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। तो इसका जो प्रभाव था यूएस इकोनॉमी का वो सारी दुनिया पर पड़ा। कि देखो कहते हैं ना कि यूएस में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो वो हर जगह आएगी। तो यूएस का जो ये इफेक्ट था यूएस इकोनॉमी का, ये सब जगह पड़ा, बहुत बुरी तरीके से पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा था। The German economy was the worst hit by the economic crisis. By 1932, industrial production was reduced to 40% of the 1929 level. तो क्या था, जर्मन इकोनॉमी जो थी बहुत बुरी तरीके से इस बात से प्रभावित हुई, इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे 1932 में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था, जो कि 1929 में जो है अच्छे से होता था, तो 1932 से आते आते क्या हुआ था, वो 40% जो है घट गया। मतलब 1929 में जितना जो मुनाफा जर्मनी को होता था ना, तो 1932 आते आते वह 40% घस गया। वर्कर्स लॉस देयर जॉब्स और वर पेड रिड्यूस वेजेस। वर्कर्स जो थे उन्होंने अपनी जॉब जो है, नौकरियां जो खो दी, एंड रिड्यूस वेजेस, और उनकी जो सैलरी थी वो भी बहुत कम हो गई। जैसे कोविड-19 के टाइम पर हुआ था ना कि लोगों की जॉब जा रही थी, देश में हाहाकार मचा हुआ था, तो ऐसा ही उस समय हुआ था। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एंड अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन। तो क्या था, जितनी बेरोजगारी जो थी वो 60 लाख लोग जो थे बेरोजगार थे, यानी कि 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है ना, 6 मिलियन है, तो यानी कि 60 लाख लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हुए थे, वो बेरोजगारी का शिकार हुए थे। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी
यू कुड सी मैन विथ प्ले कार्ड्स अराउंड देयर नेक्स सेइंग, आप जर्मनी की सड़कों पर आराम से जो है लोग वहाँ पर प्ले कार्ड्स लेकर देखे जा सकते हैं, जो अपने गले में डाले रहते थे कि विलिंग टू डू एनी वर्क, कि कोई अगर काम का इच्छुक हो तो वो हमें काम दे दे। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड्स और सिंपली सेट एट स्ट्रीट कॉर्नर, और जो अनएम्प्लॉय लोग थे, जो नवयुवक थे, अनएम्प्लॉय जो मतलब जो बेरोजगार नवयुवक थे, वो सड़कों पर ताश खेलते हुए आराम से देखे जा सकते थे, स्ट्रीट कॉर्नर में बैठे हुए देखे जा सकते थे। और डिस्पेरेसली कोई ड्रॉप्ड एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और उनके लिए लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक जगह थी वहाँ पर, वो बना दी गई थी कि अगर कोई काम में इच्छुक व्यक्ति होगा तो वो उनको ले जाएगा। एज जॉब डिसेबेट द यूथ टुक सो क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड टोटल डिस्पेयर बिकम कॉमन प्लेस, जैसे जैसे उनकी जॉब चली गई थी, जो नवयुवक जो थे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में घुस रहे थे, एंड टोटल डिस्पेयर बिकम कॉमन प्लेस, और वो एक ऐसी जगह बन चुका था कि जहाँ पर जो है ऐसे अपराध वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि जब खाने को ही नहीं मिलेगा तो इंसान क्या करेगा, तो ऐसी चोरी चकारी डकैती जैसी घटनाएं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटीज एंड फियर्स इन पीपल, अब जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे तो इसने क्या था, लोगों के दिमाग पर गहरा असर डाला था, लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे। इन फियर्स इन पीपल, लोगों में ना डर की भावना बैठ गई थी। द मिडिल क्लासेज स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स, जो मिडिल क्लास लोग थे स्पेशली उसमें जो सैलरी लेते थे और या फिर जो पेंशनर लोग थे जिनको पेंशन मिलती थी, सॉ देयर सेविंग्स डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू, तो उनकी जो सेविंग्स थी वो भी खत्म हो गई थी, उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि वहाँ पर जो करेंसी की जो वैल्यू थी वो बहुत घट गई थी। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन थे, एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स सफर्ड, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, क्योंकि बिजनेस बिल्कुल बुरी तरीके से ठप हो चुके थे। क्योंकि बिजनेस में तो वही लोग करेंगे ना जिनका पैसा होगा, और पैसा आ नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो मार्केट में लगाएं कैसे वो लोग। तो छोटे छोटे जो बिजनेस थे या फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, सबको इस तरीके का नुकसान होता, सबको ये सब चीज़ें जो है झेलनी पड़ी थी। These section of society were filled with the fear of प्रोलैक्टराइजेशन, ठीक है, प्रोलैक्टराइजेशन, मुझे स्क्रीनशॉट थोड़ा धुंधला हो रहा है इसलिए मैं नहीं बता पा रही हूँ, ठीक है, तो आप अपनी बुक में देखिएगा। प्रोलैक्टराइजेशन यानी इसका मतलब ये होता है, मैं बता दूंगी आपको, इसका मतलब ये होता है कि जो वर्कर्स होते हैं ना, बहुत निचले लेवल के वर्कर्स, तो वो जो बड़े बड़े लोग थे वहाँ पर, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे, वर्किंग क्लास, जो हाई वर्किंग क्लास के थे, तो उन सबको भी ये डर लगता था कि हम भी बिल्कुल गरीबी की स्थिति में आ जाएंगे, हम भी लो वर्कर्स की रेंज में चले जाएंगे, ठीक है, तो उन सबको ऐसा लगता था। बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर, बिग बिजनेसमैन वॉज इन क्राइसिस, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे वो भी क्राइसिस में थे। द लार्ज मास ऑफ peasantry was affected by a sharp fall in agriculture prices, and women unable to fill their children's stomach were filled with a sense of deep despair, तो क्या था, किसानों को भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जो बड़े उनकी जो फसलें थी वो सारी ख़राब हो गई थी, क्योंकि उनके खेतों में लगाने के लिए उनके पास कोई मशीनरी नहीं थी, कुछ पैसा नहीं था उनके पास लगाने के लिए, और जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहे थे। और जो वुमेन्स थी, जो घर की औरतें थी, महिलाएं थी, उनको क्या था, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, वो अनेबल थी। वर्क फील्ड विद अ सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर, बस उनके पास निराशा के अलावा और कुछ नहीं था, वो सिर्फ यही था कि वो सिर्फ यही सोचती रहती थी कैसे हमारी ये जो गरीबी दूर होगी। तो देखो ऐसा होता है, जब इतनी बुरी हालत हो जाएगी तभी तो कोई पैदा होगा, है ना। तो हिटलर जो था तभी उसी टाइम आया था। हिटलर जो था कौन था, एक डिक्टेटर था। हिटलर उसी समय में आया था जो कि वो सोचता था कि देश को इस जो है गरीबी से बाहर निकाला जाएगा। तो अभी तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, देखेंगे कि हिटलर का जन्म कैसे हुआ था। पॉलिटिकली टू द वियमार रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल, तो राजनीतिक रूप से भी जो वियमार रिपब्लिक थी वो बिल्कुल फ्रेजाइल थी, बहुत गंदी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। द वियमार कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स, वियमार जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें बहुत सारे जो है डिफेक्ट्स भी थे, जैसे कि विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप, क्योंकि इसमें क्या था, ये डिक्टेटरशिप के ऊपर बना हुआ था। वन वॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, जैसे कि अगर वहाँ पे इलेक्शन वगैरह होते थे तो वो सीटों के हिसाब से होते थे। जैसे कि अगर 4 पार्टियां खड़ी हैं तो उसमें मान लीजिए 35% उनको वोटिंग हुई है, तो 35 ही % जो है वहाँ पे उसकी सरकार बनेगी। लेकिन अपने यहाँ कैसा होता है, अपने यहाँ क्या होता है, मान लीजिए हमारे यहाँ 4 पार्टियां, तो किसी को 18 वोट मिले, किसी को 25 मिले, किसी को 30 मिले, किसी को 60 मिले, तो 60 वाला ही वही विजेता घोषित किया जाएगा, 60 वाला ही जो है 60 वाले की सरकार बनती थी। अपने यहाँ तो क्या होता है, एक एक वोट से भी मनुष्य जीत जाता है ना। तो इससे क्या होता था कि दिस मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाई एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क लीडिंग टू अ रूल बाई कोलेशंस। अनदर डिफेक्ट वॉज आर्टिकल 48 विच गिव द प्रेजिडेंट द पावर्स टू इम्पोज एमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाई डिक्री। तो हाँ, इसमें ये था कि मतलब मान लीजिए आप इतना ही समझ लीजिए कि वहाँ पर मिलीजुली सरकार थी, ठीक है, मिलीजुली सरकार थी वहाँ पर। और सबसे ज़्यादा डिफेक्ट तब था
जो अनदर डिफेक्ट जो था इसमें ये था कि आर्टिकल 48 विच गेव द प्रेसिडेंट, जिसने आर्टिकल 48 में क्या था कि जो प्रेसिडेंट थे ना उनके पास ही सारी पावर थी कि वो इमरजेंसी कभी भी घोषित कर सकते थे, और जो लोगों के पास सिविल राइट्स हैं उनको कभी भी सस्पेंड कर सकते थे, एंड रूल बाय डिक्री, वो अपने मतलब अपना ही शासन लागू करते थे। Within its short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting on the average 39 days। और क्या था, इतनी जल्दी जल्दी में ये जो व्यमार रिपब्लिक थी ना कभी भी स्थगित हो जाती थी। जो पहली व्यमार रिपब्लिक थी वो 239 डेज चली, एंड अ लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48, और आर्टिकल 48 का भी जो है लिबरल यूज हुआ। Yet the crisis could not be managed. People lost confidence in the democratic parliamentary system, which seemed to offer no solution। तो क्या था, ये जैसे जैसे ये क्राइसिस बढ़ रहे थे ना, ये क्राइसिस बढ़ते चले जा रहे थे कि हर जगह गरीबी की स्थिति हो गई थी, व्यमार रिपब्लिक भी की भी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो लोग जो थे ना बहुत ज़्यादा, लोगों को ये लग रहा था, लोगों ने अपना जो कॉन्फिडेंस था वो खोना शुरू कर दिया था। लोगों को लग रहा था कि भाई अब हम क्या करें, हम कैसे इस मतलब कैसे इस सब चीज़ों से बच पाएंगे, कि क्या होगा। तो उन्होंने ना ये सोचना शुरू कर दिया कि भगवान आप खुद तो किसी को भेज दो। इस तरीके से उनकी स्थिति होती चली गई थी, उनका जो कॉन्फिडेंस था वो लूज हो चला था। तो वो चाहते थे कि कोई डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम आए, विच सीम टू ऑफर नो सोल्यूशन, जिसका उन्हें कोई भी सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा था। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।